2021 $25 बिलियन से ज्यादा के NFT ट्रेड हो रहे थे और crores में बिक रहे थे। I love it. This is my ape. It's yours. I mean, NFTs, the funny thing is that the NFT is not even on the blockchain, it's just a URL. और ये बिल्कुल क्रेजी था कंसिडरिंग कि 2017 में ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। ग्लोबल और इंडियन सेलिब्रिटीज इसके लिए पागल हो चुके थे। एमिनेम, स्नूप डॉग और जस्टिन बीबर जैसे सेलिब्रिटीज ने अपने BYC और क्रिप्टो फंड जैसे कलेक्शंस में इन्वेस्ट किया। इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पोएट्री की NFT बना दी, सलमान खान ने अपनी NFT बनाई, क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अपनी क्रिकेट की एक्सक्लूसिव NFT निकाली और इन स्टार इन्वेस्टर्स ने NFT को बना दिया एक पॉप कल्चर और NFT आ गया लाइमलाइट, जहां डिजिटल कलेक्टिबल्स ने एक स्टेटस सिंबल का रूप ले लिया था। लेकिन प्रेजेंटली 2025 में 95% NFT की वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो है NFT के राइज और फॉल के बारे में। NFT को कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप का प्रूफ देता है और ये ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसे ना कॉपी किया जा सकता है और ना बदला जा सकता है। NFT किसी भी फोटो, वीडियो, आर्ट या म्यूजिक कलेक्टिबल्स का एक यूनिक ओनरशिप होता है। सीधी सी बात है कि फाइल तो कॉपी हो सकती है लेकिन उसके ओनर को चेंज नहीं किया जा सकता, वो सेम रहेगा। हमारी कहानी शुरू होती है 2017 से, एक चीज से जिसका नाम था क्रिप्टोकिटीज। ये एक यूनिक डिजिटल गेम था और पहले NFT में से एक, जिसमें लोग डिजिटल एनिमल्स को ब्रीड कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे और ट्रेड भी कर सकते थे। इट वाज जस्ट लाइक अ पोकेमॉन गेम बट अपग्रेडेड वर्जन। एक क्रिप्टोकिटीज तो दिसंबर 2017 में $1,17,000 की बिकी थी और ये गेम इतना पॉपुलर हो गया कि एक टाइम पर इथेरियम नेटवर्क ही ओवरवेल्म हो गया। ये एक साइन था एक वन ऑफ द बिगेस्ट मेनिया का। OpenSea नेटवर्क ये दूसरा सबसे बड़ा NFT का फेज था, जहां 2017 में क्रिप्टोकिटीज फ्रेंजी बन गया था। इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ल्यूक्रेट करने के लिए दो एंटरप्रेन्योर ने किया एक स्टार्ट। डेविन फिंजर एंड एलेक्स एटाला ने शुरू किया OpenSea नेटवर्क। अब ये OpenSea नेटवर्क क्या था? सिंपली जैसे आप Amazon और Flipkart पर कोई भी ऑब्जेक्ट बाय या सेल कर सकते हो, वैसे ही OpenSea नेटवर्क एक मार्केट प्लेस था बायर और सेलर के लिए। बट डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो गुड्स थे वो NFT थे। मतलब सिंपल भाषा में समझो, अगर आपने कोई पिकासो स्टाइल पेंटिंग बना भी ली है तो उसे बेचोगे कहाँ? उसके लिए आपको OpenSea नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के गेम की वजह से NFT का प्राइस होता था स्पेक्यूलेट, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं OpenSea नेटवर्क। ये OpenSea नेटवर्क आखिर किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है और इजिली ट्रेसेबल है। यानी यहाँ पर NFT कॉपी यानी डिजिटल आर्ट आप कॉपी तो कर सकते लेकिन NFT के ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बात करी, अगर आपने एक पिकासो स्टाइल पेंटिंग बनाई है और आप चाहते हो कि वो OpenSea पर सेल हो, बट व्हाट इफ इस पेंटिंग की कॉपी बना दी जाए और कोई और भी उस पेंटिंग को सेम प्राइस पर सेल कर रहा हो? इस डुप्लीकेसी से बचने के लिए OpenSea नेटवर्क ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया एंड दैट इज व्हाई NFT स्टार्टेड टू बिकम पॉपुलर। बट कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब मेटा कोविन बीपल की 5000 डेज के NFT $69.3 मिलियन में खरीदते हैं। बट अब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि बीपल और मेटा कोविन आखिर है क्या। So let me simplify it for you. मेटा कोविन एक स्यूडोनिम था विघ्नेश सुंदरेशन का। तो विघ्नेश एक NFT कलेक्टर थे जिनकी इन्वेस्टमेंट ने मार्केट प्लेस को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेक्युलेटर जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को अपने हिसाब से क्रिएट कर रहा था। The man known as Meta Kovan, his real name is Vignesh Sundaresan, that he was prepared to pay even more for that $69 million Beeple NFT. Be part of this very important change or shift in how art has been perceived for centuries. And this was one of the NFTs scam, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। But by the way, who was Beeple, जिसकी आर्ट $69.3 मिलियन की किसी कलेक्टर ने खरीदी? Beeple was a digital artist जो अपनी आर्ट बनाते थे और OpenSea नेटवर्क पर प्लेस करते थे। कोई भी NFT कलेक्टर जो उस पर्टिकुलर NFT में इंटरेस्टेड है उस NFT को बाय कर सकता था। एंड मेटा कोविन यानी विघ्नेश was one of the collectors जिसने Beeple की 5000 डेज की NFT को $69.3 मिलियन में खरीदा था। एंड व्हाई दिस वाज अ बिग मूवमेंट? बिकॉज ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आती हैं तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। बट
आखिर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, इसे समझते हैं। पोस्ट 2018 के ओपन सी एरा के बाद आता है एक मेजर इवेंट 2020 में कोविड-19। कोविड-19 भी एक वन ऑफ द प्रोपेलिंग फैक्टर था NFT की ग्रोथ में। पहली चीज तो ये थी, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग मोबाइल फोन का यूज करने लगे और ये यूसेज 60% से ज्यादा बढ़ गई। दूसरी चीज ये, यूएस गवर्नमेंट ने $10 बिलियन से भी ज्यादा की सब्सिडीज स्मॉल बिजनेसेस, रिटेलर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को दी और ये इंडिविजुअल्स सडनली जगह ढूंढ रहे थे अपने पैसों को पार्क करने के लिए। एंड ड्यू टू दिस स्पार्क NFT मेन स्ट्रीम में आने वाला था। अलॉन्ग विद दैट there were several other factors जिन्होंने कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले किया NFT की ग्रोथ। One of them was NBA Top Shot, जो बेसिकली कलेक्टर्स को अलाउ करता था NBA के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और हाईलाइट को ओन करने के लिए, जिसे वो फिलहाल बाय कर सकते थे या फिर सेल कर सकते थे। फैन रश करने लगे, लेकिन हद तो तब हुई जब NBA Top Shot ने 2021 में $200 मिलियन से भी ज्यादा की NFTs बेच दी। एक लेब्रॉन जेम्स डंक क्लिप which was sold at around $200 million, and this was a surprising moment for people. पीपल का रिकॉर्ड, जहां पे पीपल की 500 डेज की आर्ट $69.3 मिलियन की बिकी। और इन सारे टॉप शॉट इवेंट के बीच अब सोचो क्या ही हुआ होगा। पीपल की इस डिजिटल आर्ट के सेल के बाद लोगों ने पीपल को देखा और ओवरनाइट दे बिकेम क्रेजी। सडनली प्रेस ने ये नोटिस किया, लोग चीजें देखने लगे, सोशल मीडिया में चीजें वायरल होने लगी और लोगों को अल्टीमेटली ये लगने लगा कि वो भी NFT से पैसे बना सकते हैं। अर्ली 2022 में हमने पेरिस हिल्टन और जिमी फैलन को बात करते हुए सुना NFT के बारे में, जहां पे उन्होंने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट बोर्ड एप याच क्लब NFT पे करी हुई थी। सेलिब्रिटीज जैसे कि स्नूप डॉग, एमिनेम, जस्टिन बीबर, ये सारे आखिर NFT की बात क्यों कर रहे थे? और फॉरगेट अबाउट यूएस, इंडिया में भी सेम चीज चल रही। अमिताभ बच्चन पहले इंडियन सेलिब्रिटी बने जिन्होंने NFT लॉन्च करी। नवंबर 2021 उन्होंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया beyondlife.club पर। लेकिन कलेक्शन में आखिर था क्या? NFT में उन्होंने अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की एक फेमस पोएट्री मधुशाला, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसको गाया था अपनी आवाज। दूसरा, ऑटोग्राफ्ड पोस्टर उनकी आइकॉनिक फिल्म से शोले, जो आप सबने देखी होगी। हमको देखा एंड सम विंटेज कलेक्टिबल्स। और क्या आप जानते हो ये सब कितने में सेल हुआ? 7.8 करोड़ रुपीस। सिर्फ मधुशाला की NFT ने 5.8 करोड़ की बिड कमाई। हाउ कम सलमान खान पीछे रहते? उन्होंने अपनी दबंग फिल्म के कैरेक्टर चुलबुल की 200 NFTs लॉन्च करी ऑन बॉलीकॉइन इन 2021। बॉलीकॉइन ने पहले 20 मिलियन टोकन 30 डेज में सेल कर दिया, जिसमें से उन्होंने $2 मिलियन बनाए। रजनीकांत, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, क्यों हिला डाला ना? उन्होंने भी अपनी NFT लॉन्च करी इन दिसंबर 2021। बट NFT किस चीज की थी? उनकी फेमस मूवी शिवाजी द बॉस। AVM प्रोडक्शन ने उनके आइकॉनिक सीन्स और बिहाइंड द सीन्स को ऑक्शन किया। आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अगर आप NFT ट्रेड नहीं कर रहे, NFT नहीं खरीद रहे, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। और मेनिया की एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है, जब आपको फोमो आने लगे कि बाकी सब तो ये कर रहे हैं बट कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। इसे ही मेनिया बोलते हैं। नाउ कमिंग टू 2021, OpenSea इंटरनेट पे होने वाले 90% से ज्यादा NFT के ट्रेड्स को हैंडल कर रहा था। और वो सब हुआ कैसे? पीपल की मेगा सेल के बाद, जहां $69 मिलियन सिर्फ एक आर्ट को मिले। एंड इस ट्रेड के बाद NFT का ट्रेडिंग वॉल्यूम 14 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। अब मिड 2021 में OpenSea ने $100 मिलियन से भी ज्यादा का वैल्यूएशन रेज किया and that was around $1.5 billion। और ये मेनिया यही नहीं रुकता है, continues till 2022। जनवरी 2022 सिर्फ 6 महीने बाद $300 मिलियन की वैल्यूएशन रेज होती है, वो भी वर्थ रुपीस $13.3 बिलियन। OpenSea के फाउंडर्स फिंजर एंड अताला सिर्फ 20s में ही थे and now they own 19% of stake each in OpenSea and suddenly वो बिलियनर्स बन गए थे, at least on paper। ये देखने के लिए कि ये मेनिया कितना क्रेजी हो गया था, एक सिंपल रॉक की NFT 2022 में $1.3 मिलियन की बिकती है।
फर्स्ट वार्निंग साइन, जैसे कि आप सबको पता है कि एनएफटी ग्लोबल मेनिया बन गया था। इवन आफ्टर दैट 2021 में सिर्फ 30 to 40,000 ट्रेडर्स ही एनएफटी में ट्रेड कर रहे थे। दैट मींस ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा भी नहीं था। सबको भी पता है कि जो भी टेक्नोलॉजी बूम पर आती है उसके साथ स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, एंड देन यहाँ पर होती है स्कैम की शुरुआत। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम वाज वॉश ट्रेडिंग। बेसिकली वॉश ट्रेडिंग वाज मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, मतलब आपस में ट्रेड करके ही प्राइस को इन्फ्लेट करना, प्राइस इन्फ्लेट होने के बाद उसे डंप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है एंड यू पिक अ पेनी स्टॉक, और स्टॉक में आप फंड ऐड करने लगते हो, प्राइस को स्पाइक कराते हो, एंड द मोमेंट अदर बायर्स अट्रैक्ट होते हैं पोजीशन को सेल कर देते हो और प्राइस हो जाता है डंप। द सेम थिंग वाज गोइंग ऑन विद एनएफटी। सिमिलरली इन जनवरी 2022 $17 बिलियन से भी ज्यादा के एनएफटी ट्रेड हो रहे थे, लेकिन एक नोट ने ये फिगर आउट किया कि 60% से ज्यादा के ट्रेड वॉश ट्रेड्स थे, यानी मैनिपुलेटेड प्राइस। और इसके बाद आता है क्रिप्टो विंटर एंड क्रैश। अब पार्ट ऑफ दिस कि हम क्रिप्टो विंटर्स में एंटर कर रहे थे एंड बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी 70% से ज्यादा नीचे गिर गई थी। एंड डू यू रिमेंबर कि एनएफटी वैक्यूम में नहीं सेल होती है, ये ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी से परचेज होती है। मतलब अगर क्रिप्टो इटसेल्फ रियल डॉलर में नीचे जा रहा है तो एनएफटी भी कभी प्रॉप अप नहीं करेगा। एंड सेम फ्रेंजी इंडिया में भी चल रहा था जब 2022 में क्रिप्टो पे टैक्स लेवी हुआ, एंड इसी वजह से इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी गिर गया एंड एनएफटीज भी कोलैप्स हो गए। बॉली कॉइन जो सलमान खान की एनएफटी थी, एक साल में 90% से ज्यादा की वैल्यूएशन ड्रॉप हो गई। ड्रीम ऑफ बॉलीवुड्स एनएफटी एम्पायर पूरा इवेपोरेट हो गया एंड फिर शुरू होता है ओपन सी का डाउनफॉल। जनवरी 2022 में ओपन सी का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 17 बिलियन था एंड विद इन 9 मंथ्स यानी सितंबर 2022 में ओपन सी का वॉल्यूम $466 मिलियन तक आ गया, 37% की गिरावट। ओपन सी का ट्रेडिंग वॉल्यूम और रेवेन्यू थ्रू द फ्लोर जा रहा था एंड जिसकी वजह से उन्होंने क्रॉस कट किया और 20% ले ऑफ्स किए। ओपन सी में एक इन्वेस्टर ने जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी अप्रोक्सीमेटली $13.3 बिलियन, उसने भी अपनी इन्वेस्टमेंट टोन डाउन कर दी बाय 90%। विद इन फ्यू मंथ्स ओपन सी का कंपनी नेटवर्थ 10% से भी कम हो गया एंड अमंग ऑल दीज स्कैम लोगों का ट्रस्ट एनएफटी से उठने लगा। 2021 में एक स्कैंडल बाहर आया जिसमें एक एग्जीक्यूटिव फ्रंट रनिंग कर रहा था, मतलब जो एनएफटीज लॉन्च होने वाली थी वो उन्हें पहले ही खरीद ले रहा था। क्लियर मैनिपुलेशन जिसकी वजह से प्राइस पंप हो जाता था एंड ही यूज्ड टू डंप द एनएफटी बिफोर एनीवन एल्स कुड, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच एनएफटी का प्राइस ड्रास्टिकली फॉल हो जाता था। एंड दिस वाज द बिगेस्ट स्कैंडल जो एनएफटी की फॉल में एक अच्छा रोल प्ले करता है। फिशिंग स्कैम्स, रग पुल, लेफ्ट टू राइट स्कैमर्स अपना दिन बना रहे थे। नाउ कम्स टेरा लूना एंड ट्रस्ट का कंप्लीट लॉस। टेरा लूना प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए एंड इन सबके साथ लोग एनएफटी मार्केट में भी अपना जनरल ट्रस्ट लूज करने लगे। 2025 तक एनएफटी मार्केट जो 2021 में अपने पीक पे था 93% तक कोलैप्स कर गया। नाउ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनएफटी का कुछ भी वैल्यूएशन नहीं रह गया है। ज्यादातर एनएफटी कुछ 100 रुपीज में ट्रेड हुए थे, अब उन एनएफटीज की वैल्यूएशन कुछ 100 पैसे भी नहीं है। What is the current scene of NFT? इन सारी चीजों के बाद NFT का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंटली NFT कहाँ लाया करता है और हमें NFT को कैसे देखना चाहिए। फिलहाल के लिए तो कुछ लोग अभी NFTs के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं और कुछ डिजिटल आर्टिस्ट अपने फैंस और लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अब NFT का उतना क्रेज नहीं है, यानी मेनिया अब खत्म हो चुका है। 2023 के एनालिसिस के हिसाब से 95% से ज्यादा के NFT अब टोटली वर्थलेस हो चुके हैं। 23 मिलियन लोगों के NFT अब वर्थ कुछ पैसे रह गए हैं। तो ये तो NFT की प्रेजेंट स्टेज है, लेकिन NFT का फ्यूचर क्या है? NFT खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका हाइप खत्म हो चुका है। NFT के रियल वर्ल्ड यूज केसेस अभी भी जिंदा है, लाइक गेमिंग एसेट्स, इवेंट टिकट्स, मेंबरशिप पासेस एंड रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी तो यूजफुल ही है, बट स्पेकुलेशन की वजह से मिसयूज किया गया है। एक मेनिया A से क्रिएट होकर Z तक बना है एंड जिसमें मिडिल इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए हैं। Now lessons of this mania जो आपके लिए काम आ सकते हैं। दुनिया में मेनिया बार बार होंगी क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है। ह्यूमन नेचर ग्रीड और फियर पे वर्क करता है। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा होती है, प्राइस का स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, वहां पर हमारी ग्रीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि यहाँ पर कम रिस्क लेकर हम ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, ऐसा हमारा ब्रेन वर्क करने लगता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फाइनेंस की अगर बात करें तो हायर रिस्क इज इक्वल्स टू हायर रिटर्न। देयर इज नो फ्रीबीज इन द मार्केट।
तो दैट मीन्स अगर आप किसी भी मार्केट में आ रहे हो तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट मार्केट। सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए मत आओ। एनएफटी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनका मेजर एजेंडा था गैम्बलिंग, एंड आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन मेनिया से दूर रहें और बर्न होने से बचें। या अगर बर्न होना भी है और वाटर्स टेस्ट करने भी हैं तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जितना यू आर रेडी टू लूज। हर एक टेक्नोलॉजी आपका फ्यूचर इनोवेट करती है, सो उसको सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी नॉट नाउ बट इन फ्यूचर एनएफटी फिर से बूम करें, and this time it might not be a mania. So this was all about NFT rise and fall of the market. I totally had fun researching about this mania. मुझे तो बहुत मजा आया। I hope आपको भी आया हो। If you like the video then do not forget to like and share. And अगर आपको इन efforts को support करना है तो you can do it just by subscribing the channel. So do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. मिलते हैं आपसे अगली fantastic story में।